हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन टॉपिक को स्टार्ट किए थे। इसके कुछ पार्ट को पढ़ भी लिए हैं, उसका वीडियो भी आपको मिल गया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको प्रीपोजिशन अच्छी तरह से और बेसिक से समझ में आने लगे। क्योंकि जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक आप रट के इससे पार नहीं पा सकते हैं, रट कर इसका सॉल्व नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बचे हुए कुछ अब आज के क्लास में देख ले रहे हैं और कुछ बचेगा तो उसको आने वाले एक दो वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन को बनाएंगे, इस प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में प्रीपोजिशन फेसिंग, बिफोर, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। जैसे आप जब कोई किसी के सामने होता है तो सामने होता है तो वो कौन है और किस तरह से सामने है, तीन चार स्थितियां उत्पन्न होती है कि वो किस तरह से सामने है और कौन किसके सामने है। तो सामने होने के लिए दो स्थिति उत्पन्न होगा, या तो कोई सजीव प्राणी एक दूसरे के सामने हो या कोई निर्जीव सामने हो। जैसे कि मकान, बिल्डिंग, भवन, ये सब निर्जीव है क्योंकि, लेकिन ये भी एक दूसरे के सामने होते हैं। इस कभी किसी के आगे होता है, कोई किसी के पीछे होता है। और प्राणी में भी, आदमी में भी, जीव में भी कोई किसी के सामने होता है। जैसे कि नेता लोग भाषण दे रहे होते हैं तो नेता जनता लोगों के सामने होता है, वो उसके मुंह करके, उसकी ओर मुंह करके भाषण दे रहा होता है। अब कतार में खड़े होते हैं तो एक लड़का दूसरे लड़के के सामने होता है लेकिन एक दूसरे के पीछे होता है। एक का मुख और दूसरे का पीठ आगे होता है, एक दूसरे के सामने होता है। आप क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें दोनों स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जब आप बहुत सारे आपके फ्रेंड बैठे होते हैं बेंच पर कतार में तो एक दूसरे के आगे होता है। फ्रेंड आपसे आगे है तो उसका पीठ का भाग और आपके चेहरा एक दूसरे के सामने है, लेकिन टीचर पढ़ा रहे होते हैं, टीचर बैठ के कुछ बताते हैं या खड़ा होकर बताते हैं तो टीचर का चेहरा उस सभी स्टूडेंट के चेहरे के सामने होता है। तो यही दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, निर्जीव में भी और सजीव में भी। सजीव भी एक दूसरे के ओर चेहरा करके खड़े होते हैं, दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने होता है। और कभी एक का चेहरा एक के पीछे होता है, यानी एक का पीछे का भाग, एक का चेहरा एक दूसरे के सामने होता है। तो आइए देखते हैं कि कब किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब तक इसके कारण को आप नहीं समझिएगा तब तक आप इसको रट के मतलब इसका सॉल्व नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि फेसिंग प्रीपोजिशन है तो फेसिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई सजीव प्राणी एक दूसरे के सामने चेहरा करके खड़े होते हैं। टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपके चेहरा और टीचर का चेहरा एक दूसरे के सामने है, तो आपके सामने वो खड़े हैं, आपकी ओर चेहरा करके खड़े हैं, आप दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम फेसिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे द लीडर वाज डिलीवरिंग द स्पीच ब्लैंक द पब्लिक, यानी नेता जो है वो पब्लिक के सामने अपना स्पीच दे रहे हैं। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए लीडर का चेहरा और पब्लिक का चेहरा एक दूसरे के सामने होता है। अगर लीडर स्पीच दे रहा है तो वो पब्लिक के ओर पीठ करके स्पीच नहीं देगा। जब आप इसके मीनिंग को फेसिंग और बिफोर में अंतर नहीं समझिएगा तो यहाँ पे बिफोर भी भर सकते हैं, आपको याद नहीं होगा। आपको जब उसको कारण नहीं जानते हैं तो बिफोर भी भर देंगे, लेकिन जब आप बिफोर को, जब इसके कारण को जानिएगा और आप ही अपने भरे हुए को देखिएगा, अपने मतलब क्वेश्चन बनाए हुए उसको देखिएगा तो आपको भी हंसी उड़ेगा कि कैसा हो, मतलब इसको जब दर्शाया जाए तो कैसा लगेगा कि पब्लिक के सामने पीट करके नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। जब तक इसके कारण को नहीं जानिएगा तब तक गलतियां होती रहेगी। तो फेसिंग का प्रयोग तब करेंगे जब कोई किसी के सामने चेहरा करके खड़ा होता है, और वही जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्राणी, जब कोई जीव एक के चेहरे हो और एक का पीठ हो, एक दूसरे के सामने हो। कतार में लोग खड़े होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब कतार लगता है तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जैसे कि मान लीजिए कतार लगा हुआ है तो इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे, एक दूसरे के पीछे है लेकिन सबका चेहरा एक तरफ है, सबका चेहरा आगे की ओर है। तो इसका चेहरा और इसका पीछे का भाग एक दूसरे के सामने है। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। और जब एक का चेहरा और दूसरे का चेहरा एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने हो, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए फेसिंग का प्रयोग करेंगे।
तो फेसिंग और बिफोर में आप अंतर समझ गए कि जब सजीव का बोध हो, जब सजीव का जिक्र किया हो, जिस क्वेश्चन में सजीव के बारे में सामने को दर्शाने के लिए किया हो, तो सजीव होगा तो यही दो प्रीपोजिशन आएगा, फेसिंग और बिफोर। और सजीव में भी जब कोई किसी के सामने चेहरा, दोनों एक दूसरे के सामने चेहरा किए हुए हों, एक दूसरे के सामने खड़े हों चेहरा करके, तो उसको दर्शाने के लिए फेसिंग आएगा। और जब एक का चेहरा एक के पीठ के सामने हो, एक का चेहरा और एक का पीठ आमने सामने हो, तो उसको दर्शाने के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। तो बिफोर और फेसिंग में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो आप उस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए और सेंटेंस क्या कह रहा है उसको समझिए, तब आप उसके अनुसार प्रीपोजिशन या कोई वर्ड उसको फिल करिए, या उसके जो एरर पार्ट है उसको निकालिए। जब तक आप सेंटेंस नहीं समझिएगा तब तक वो क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या निकलने वाला है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन गलती करेंगे ही करेंगे। जैसे द लीडर वाज डिलीवरिंग द स्पीच ब्लैंक द पब्लिक, यानी जो लीडर नेता है वो स्पीच दे रहा है, तो बात ये निश्चित सी बात है कि यहाँ पे लीडर भी सजीव है, द लीडर भी सजीव है और पब्लिक भी सजीव है। दो सजीव का बात किया जा रहा है, तो दो सजीव को दर्शाने के लिए, दो सजीव एक दूसरे के सामने हो तो उसको दर्शाने के लिए फेसिंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तो द लीडर भी सजीव है और पब्लिक भी सजीव है, और लीडर स्पीच दे रहा है तो पब्लिक की ओर चेहरा करके देगा, और जब चेहरा करके देगा तो फेसिंग का प्रयोग जरूर होगा, बिफोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिफोर का प्रयोग तब करेंगे जब एक का पीठ और एक का चेहरा सामने हो। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक माई फ्रेंड इन द क्यू, मैंने यानी कतार में मैं अपने फ्रेंड के सामने खड़ा था, यानी मेरा पीठ मेरे फ्रेंड के चेहरा के सामने था। तो यहाँ पे आई यानी आई मैं के लिए आया है, तो मैं भी सजीव हूँ, मेरा फ्रेंड भी सजीव है, और दोनों कतार में खड़े हैं तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे ही। है जब आमने सामने होंगे तो कतार के लिए, यानी कतार में एक का पीठ और एक के चेहरा आमने सामने होता है, तो इसको दर्शाने के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर का प्रयोग आएगा। तो बिफोर और फेसिंग में आप अंतर समझ गए, और आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप अगर नोट कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, नोटबुक बनाइएगा तो आपको और अच्छा होगा। अगर जब भी कभी भूले तो उस नोट को देख लीजिएगा, तो हर बात मेरा याद आ जाएगा और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ ये दोनों प्राणियों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि फेसिंग और बिफोर सजीव के लिए किया जाता है, लेकिन अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ प्राणियों के लिए किया जाता है। इन चारों प्रीपोजिशन का प्रयोग सामने को दर्शाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन फेसिंग और बिफोर सजीव प्राणी के लिए और ये प्राणी के लिए नहीं, यानी निर्जीवों के लिए किया जाता है। जब निर्जीव यानी किसी का मकान, दो मकान है या दोनों का द्वार एक दूसरे के सामने है, एक मेन, आप गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो मेन रोड जाता है और रोड के दोनों तरफ मार्केट होता है, तो दोनों तरफ जो मार्केट है उन दोनों का मेन द्वार एक दूसरे के सामने होता है, उसका भी मेन द्वार और उसका भी मेन द्वार। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए अपोजिट का प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट में है यानी सामने है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए इसका करेंगे अपोजिट का प्रयोग करेंगे। और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब, जैसे कि गांव में बहुत सारा घर होता है, तो आपके घर के पीछे किसी का घर है और उसका द्वार आपके घर के द्वार के दिशा में ही हो, तो वो आपके इन फ्रंट ऑफ, यानी वो आपके पीछे होगा, वो उसके आप इन फ्रंट ऑफ होइएगा, यानी उसके आप सामने होइएगा। जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, मान लीजिए एक गांव में गली है और इससे पतली गली निकली हुई है, आपका घर यहाँ है, आपका घर यहाँ पे है, और आपके घर के बगल से पतली गली निकली है, वह ये गली आपके घर के पीछे की ओर भी जाता है, और इधर जो अब घर बनेगा उसका द्वार भी इस गली में निकलेगा और आपके घर का द्वार भी इस सड़क पे है, तो दोनों का द्वार एक ही दिशा में हो गया। आपका घर उस घर के आगे है तो आपके घर के लिए क्या लगेगा, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। यानी निर्जीवों के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब एक का आगे का भाग दूसरे के पीछे के भाग के आमने सामने हो, तो उसको दर्शाने के लिए इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि ये बोर्ड और एक कैमरा एक दूसरे के आमने सामने है, कैमरा का आगे का भाग यानी कैमरा के आगे का भाग और बोर्ड के आगे का भाग एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसको दर्शाने के लिए अपोजिट का प्रयोग करेंगे। और वही स्थिति ऐसा हो जाए, कैमरा को पलट दिया जाए तो कैमरा उधर हो जाएगा और बोर्ड भी उधर हो जाएगा, तो दोनों एक ही दिशा में, कमरे का पीछे का भाग और बोर्ड के आगे का भाग एक दूसरे के सामने हो, तो उसको दर्शाने के लिए
इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जब दो निर्जीव एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के सामने चेहरा किए हुए हो, तो अब इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी माई कोचिंग इज ब्लैंक राजधानी मार्केट, यानी जब आप ये तो दर्शाया गया है कि किसी का कोचिंग किसी के राजधानी मार्केट के सामने है, यानी यहाँ पे आप अपोजिट भरिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं राजधानी मार्केट मेरे कोचिंग के आगे है, यानी दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने है। और अगर आप इन फ्रंट ऑफ भर देते हैं तो माई कोचिंग इज इन फ्रंट ऑफ राजधानी मार्केट, मतलब राजधानी मार्केट मेरे कोचिंग के पीछे है, उसका चेहरा और मेरे कोचिंग का चेहरा एक ही दिशा में है, वो मेरे पीछे है। जब आप यहाँ पे अपोजिट भराएगा तो आप समझ गए अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है। ये दोनों निर्जीवों के लिए किया जाता है और बिफोर और फेसिंग सजीवों के लिए किया जाता है। तो इन चारों प्रीपोजिशन का अर्थ तो सेम ही होता है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इन चारों प्रीपोजिशन के कारण को समझ गए आप कि किस स्थिति में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रीपोजिशन को देखते हैं, एट और इन। एट और इन का आगे भी मैंने प्रयोग बताया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको शुरू से देखिएगा तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। जब आप शुरू से किसी को नहीं देखते हैं, शुरू से किसी को फॉलो नहीं करते हैं, बीच में जाइएगा तो आपको न आगे का आएगा न पीछे का आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एट और इन। जैसे कि 24 घंटा बीतता है, यानी सुबह होता है, सुबह से दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, फिर सुबह हो जाता है। 24 घंटा के अंतराल में पूरा दिन बीतने के समय अलग अलग समय आता रहता है। अलग अलग क्या होता है? समय आता रहता है। जैसे मॉर्निंग हुआ तो मॉर्निंग एक वक्त होगा, उसके बाद दोपहर आएगा, उसके बाद इवनिंग आएगा, उसके बाद नाइट आएगा, उसके बाद डस्क और डाउन भी आता है। डस्क का प्रयोग तब करते हैं जब गोधूली वेला होता है, जैसे शाम हो जाता है, सूरज डूब जाता है और डूबने के बाद ना अंधेरा रहता है, ना दिन का समय रहता है, ना नाइट होता है, ना डे का समय। जब गोधूली का बेला होता है उस स्थिति को गोधूली कहा जाता है। जब सूरज डूबता है ना, अस्त होता है, तो सूर्यास्त के बाद पूरा अंधेरा भी नहीं छाया होता है और पूरा उजाला भी नहीं होता है, लालिमा छा जाती है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। और डाउन उस स्थिति को बोलते हैं जब मॉर्निंग होने वाला आता है। नाइट रात के बाद जब सुबह होने वाला होता है, सूर्य अभी निकला नहीं होता है, तो चारों तरफ मतलब एक अलग तरह की लालिमा छा जाती है, अंजोर जैसा हो जाता है। क्या होता है? चारों तरफ एक अंधेरा मतलब गायब होने लगता है। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए डाउन, उस समय को डाउन बोला जाता है। तो नाइट, नून, डस्क और डाउन के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट डस्क, एट डाउन, एट नून। I prohibited him to work late blank night। आपको प्रयोग मतलब कंफ्यूजन तब होने लगेगा जब एग्जाम में ईयरली मॉर्निंग दे देगा। ईयरली मॉर्निंग तो आपको लगेगा कि मॉर्निंग के पहले ईयरली लगा हुआ है तो इसके पहले कुछ और नहीं आएगा, लेकिन हमको प्रीपोजिशन नाउन के पहले प्रयोग करना होता है। तो नाउन के पहले, मॉर्निंग के पहले ईयरली लगा हुआ है, लेकिन ये मॉर्निंग के पहले ये भी इन भी लगेगा, इन वहाँ पे लगेगा। ईयरली के पहले इन लगे, ईयरली के बाद में इन, यानी ईयरली और इन मॉर्निंग के बीच में इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई प्रोहिबिटेड हिम टू वर्क लेट एट नाइट। यहाँ पे क्या होगा? नाइट है तो इसके लिए क्या आएगा? एट का प्रयोग आएगा। तो एट और इन का प्रयोग जब दिन ऐसे बीतता है, 24 घंटा होता है, तो उस समय अलग अलग समय आता है, रात, सुबह, शाम, दोपहर। तो उस समय को दर्शाने के लिए किस समय के लिए कौन प्रीपोजिशन आएगा, इन दोनों स्थितियों में आपको मतलब इन दोनों स्थितियों में पूरा समय को दर्शा दिया गया है कि 24 घंटे में शाम, सुबह, दोपहर, रात में किस शब्द के पहले कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे के देखते हैं। आगे आने वाला प्रीपोजिशन है अहेड और अबैक। यानी जब कहीं भी आप सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं जाते हैं, तो कहीं जाते हैं, रास्ता पकड़ के जाते होंगे, आपके आगे मंजिल है, आप मंजिल पे जाते हैं तो आपके आगे मंजिल है, आपको मंजिल पता नहीं होता है, यानी पता भी होता है लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद मंजिल मिलने वाला हो। जैसे सड़क पे मोड़ होता है तो उस मोड़ पे लिखा रहता है और आगे स्कूल होता है, तो आपको सावधानी के लिए ये लिखा रहता है कि अहेड स्कूल, मतलब आगे स्कूल आने वाला है, सावधान रहें, गाड़ी को स्लो कर लें।
आपको स्कूल दिखाई नहीं देता होता दिखाई नहीं देता है, लेकिन अहेड का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब आपका मंजिल दिखाई नहीं देता है। मंजिल दिखाई नहीं देता है, मंजिल आपके सामने नहीं होता है, कुछ मोमेंट यानी कुछ दूर चलने के बाद मंजिल मिलने वाला हो, तो उसको दर्शाने के लिए अहेड का प्रयोग करेंगे। और जब आप के पीछे मतलब मंजिल से आप आगे हो जाते हैं और आपके पीछे कुछ दूर मुड़ के जाने के बाद मंजिल मिले, आपको वो जगह मिले, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए अबैक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब कोई लक्ष्य आगे कुछ मोमेंट के बाद प्राप्त होता हो तब इसका प्रयोग करेंगे, यानी तब अहेड का प्रयोग करेंगे। योर डेस्टिनेशन इज वेटिंग फॉर यू ब्लैंक यू। आपका मंजिल जो है आपके आगे है, आपका मंजिल आगे आने वाला है, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अहेड का प्रयोग करेंगे। तो अहेड का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने कोई आगे है तो उसके लिए तो मैंने 4 प्रीपोजिशन बताया है, जिस जैसा स्थिति होगा वैसा ही इन चारों में करेंगे। लेकिन आगे है वो दिख नहीं रहा है, आपके सामने नहीं दिख रहा है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए अहेड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप अनजाने जगह पे जाते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि हमको यहाँ जाना है, वो बताता है कि आगे जाइए, रास्ता पकड़ के आपको वो मिल जाएगा। और जब आप रास्ता पकड़ के जाते हैं तो उस जगह से आप आगे चले जाते हैं और फिर पूछते हैं तो वो बोलेगा कि तो अरे वो तो पीछे छूट गया, यानी आपको पीछे मुड़ के आने के बाद वो मंजिल मिलेगा। तो उस स्थिति को पीछे मुड़ने को, यानी पीछे मुड़ के कुछ दूर जाने के बाद आपको वो स्थिति मिले, तो उसको दर्शाने के लिए अबैक का प्रयोग करेंगे। यानी जब कोई लक्ष्य पीछे मुड़कर कुछ दूर चलने के उपरांत दिखने वाला हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, यानी तब अबैक का प्रयोग किया जाता है। यू हैव लेफ्ट योर डेस्टिनेशन ब्लैंक यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी आपने अपना मंजिल पीछे छोड़ दी, तो उसको दर्शाने के लिए अबैक का प्रयोग करेंगे। या ये देखिए इन का प्रयोग और एक है कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। इनका प्रयोग मैंने पीछे वीडियो में बताया हूँ कि इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पर भी बताया कि इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वहाँ पर भी है, लेकिन इस स्थिति में इनका प्रयोग कब करेंगे, जब आप व्यापार करते हैं। पहले सरकारी नौकरी नहीं थी, पहले कोई किसी को कुछ देता था, उसके बदले कुछ लेता था। कोई मतलब हर लोग अपने कामों में बिजी रहते थे। बिजी से बना बिजनेस, बिजी से बिजनेस बना, यानी अब बिजनेस को आप समझने लगते हैं कि वो धंधा कर रहा है। कोई भी बिजी रहता है तो उसको दर्शाने के लिए उसको बिजनेस मतलब वो बिजी है, कोई सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं। तो सभी प्रकार के व्यस्तता, यानी कोई किसी काम में बिजी है, सभी प्रकार के व्यस्तता बिजी को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन पॉलिटिक्स, इन आर्मी, कोई भी है किसी क्षेत्र में है, यानी सरकारी या प्राइवेट उससे मतलब नहीं है, बिजनेस तो आपको बता दिए गए, आप समझने लगेंगे कि कोई सभी लोग बिजी हैं एक दूसरे अपने काम में, तो उससे बिजनेस समझा जाने लगा, व्यापार समझा जाने लगा। लेकिन उसको व्यापार नहीं बोलेंगे, बिजी मतलब अपने कामों में बिजी है, तो उससे बना बिजनेस। यानी कोई भी व्यस्त रहता है, अपने कामों में व्यस्त रहता है, तो उसको दर्शाने के लिए उसको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हर लोग अपना काम करते हैं, सभी लोग, कोई किसी काम में बिजी है तो कोई किस काम में बिजी है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई मतलब फोर्स में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई पढ़ाई में है, तो सभी लोग एक दूसरे कामों में बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो उस व्यस्तता को दर्शाने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है, इन आर्मी, वो आर्मी में है, यानी सेना में है। तो इनका प्रयोग समस्त सभी प्रकार के व्यस्तता, यानी व्यस्तता को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। इनटू का प्रयोग, जैसे मैंने बताया था कि आप इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब आप कहीं किसी सीमा रेखा में बाहर से प्रवेश करते हैं, गति के साथ प्रवेश करते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनटू का प्रयोग यहाँ पे अलग रूप में भी किया जाता है। मैंने बताया था कि ऑफ और फ्रॉम, जब किसी से किसी चीज़ का निर्माण किया जाए, किसी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाए, तो उसके लिए 2 प्रीपोजिशन आता है, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाए और उसका अस्तित्व समाप्त न हो, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि लकड़ी से बहुत सारा सामान, बहुत सारा फर्नीचर बनाया जाता है, लेकिन लकड़ी का अस्तित्व उसमें बना रहता है, उसको दर्शाने के लिए ऑफ आएगा। और वही गेहूं से आटा बनाया जाता है,
और आटा से रोटी बनाए, तो जो रोटी बन रहा है तो उसमें गेहूं का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, वो अलग रूप धारण कर लेता है, तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे इनटू का बनना नहीं होगा, परिवर्तन करने के लिए, यानी मैं बोलूँ कि पानी से बर्फ बन रहा है तो इसके लिए तो ऑफ आएगा, क्योंकि पानी का अंश उसमें है, वो पानी का ही रूप है। लेकिन जब पानी को मैं बोल दूं कि पानी को बर्फ में परिवर्तित कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मैं बनना ना बोलूँ, उसको परिवर्तित करना बोलूँ, परिवर्तन करना बोलूँ, तो उसके लिए यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। तो यानी इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब परिवर्तन दर्शाना हो, यानी कोई परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टेंस बनाओ, टेंस बनाना ये सही शब्द नहीं है, टेंस को बनाया नहीं जाता, टेंस को परिवर्तित किया जाता है। चेंज पैसिव यहाँ पे है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना होता है, बनाना नहीं होता है। बनाने के लिए दो प्रीपोजिशन है, ऑफ और फ्रॉम। जिसमें अस्तित्व कायम रखे अपना, उसके लिए ऑफ, और जिसमें अस्तित्व का समाप्त हो जाए बनने के बाद, उसके लिए फ्रॉम। लेकिन किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाए, परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उस परिवर्तन शब्द के लिए इनटू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करो, किसी एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तित करने को हम लोग क्या कहते हैं, इनटू का प्रयोग करेंगे। आइए इन का प्रयोग यहाँ पर भी है। तो इन का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, फैशन करते हैं, और किसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधन के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी अब जैसे मैंने बताया था कि इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद होता है, चाहे वो उस सीमा रेखा में गतिशील हो या गतिहीन हो। जब आप वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनने रहते हैं, तो मैंने वस्त्र पहना हुआ है तो पहले से इस वस्त्र के अंदर हूँ, चाहे हाथ पैर हिलाऊं या बैठा रहूं, तो पहले से इस वस्त्र के अंदर हूं, तो इस वस्त्र को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। जब आप कोई मेकअप करते हैं, फैशन करते हैं, तो फैशन करने के बाद उस फैशन के अंदर आप पहले से हैं, तो उसको दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करेंगे। किसी सौंदर्य प्रसाधन, यानी कोई भी मेकअप लगा रहे हैं, कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं, कोई भी चश्मा लगा रहे हैं, तो वो आपके शरीर के अंदर पहले से है, तो उसको जो अंदर पहले से है उसको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग मैंने पहले भी बता चुका था। लेकिन यहाँ पे अगर वस्त्र के साथ आता तो आप कंफ्यूज हो जाते, बोलते कि ये तो सीमा नहीं है, लेकिन उसके पहले भी इनका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो भी उसको भी आप पहले से पहन रखे, उसके सीमा में आप पहले से फिट हैं, तो उसको दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वोमेन गो एवरीवेयर ब्लैंक फुल मेकअप, यानी खासकर लेडी लोग हमेशा मेकअप करती रहती है, लेकिन जब आप करते हैं ना तो उसके अंदर है, यानी मेकअप कर लिए हैं, वो आपके साथ है, तो पहले से है, तो उसको दर्शाने के लिए, यानी समस्त सभी प्रकार के वस्त्रों, फैशनों और सौंदर्य, यानी मेकअप यानी सबके सौंदर्य प्रसाधन के साथ उस वस्तु के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। आप चश्मा लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, तो उसके अंदर है, तो उसको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं ओवर और अंडर। जब कोई किसी का एक सीमा होता है, कोई भी काम करता है ना तो उसका एक सीमा होता है, अगर आप उस सीमा से बढ़ के कीजिएगा, सीमा से आगे की जाइएगा, तो उसको दर्शाने के लिए ओवर, और सीमा के अंदर रहिएगा तो उसको दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाएगा। ओवर और अंडर का प्रयोग दूसरा भी मैंने बताया था, वो पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा। इसका प्रयोग उचित से अधिकता को दर्शाता है, यानी कोई चीज किसी भी का भी सीमा होता है, यानी उचित सीमा वो होता है, और उस सीमा से आप अधिक जाइएगा तो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे, और उचित से कम, यानी जितना उचित है उससे आप कम है, तो उसको दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलता है ना कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, यानी एक्टिंग से ज्यादा है, ओवर एक्टिंग कर दे रहा है, एक्टिंग कर रहा है लेकिन ओवर कर दे रहा है, यानी जो इतना करना चाहिए उससे भी ज्यादा कर दे रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जो सीमा है, जो आपके लिए सीमा बनाया गया है, उससे आप अगर कहीं ज्यादा जाइएगा, उससे आप अगर ऊपर जाइएगा, तो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। और अंडर का प्रयोग अंडर एज, यानी आपका जो एज होना चाहिए ना, जो एज सीमा है जॉब के लिए, मान लीजिए इंडिया में 18 वर्ष पे आप एक वयस्क नागरिक बन जाते हैं, तो 18 वर्ष जो है वो एक सीमा है, अगर इससे आप ज़्यादा हो गए तो ओवर एज हो गए, और इससे 18 वर्ष से आपका 16 या 17 साढ़े 17 हो रहा है, 17 वर्ष 6 महीना हो रहा है, तो अंडर एज है, यानी जो सीमा है 18 वर्ष का उसके अंडर में है, आप उससे नीचे हैं,
तो किसी सीमा से अधिकता को दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग और किसी सीमा से कम को दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाएगा। तो ओवर और अंडर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि, और ओवर अंडर का दूसरा भी प्रयोग है जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, देख लीजिए। अगर शुरू से वीडियो देखिएगा तो आपको प्रीपोजिशन का हर पॉइंट, हर टॉपिक और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। डोंट स्पेंड ब्लैंक योर इनकम, तो ओवर आएगा तो यानी अपने इनकम से ज़्यादा खर्च मत करो। इनकम मान लीजिए आपका इनकम है तो इनकम से एक लिमिट में खर्च करना है। तो एक जो लिमिट है ना वो सीमा हो गया, अगर सीमा से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवर। और अगला देखिए, सी थिंक्स हर सेल्फ ब्लैंक द एज, यानी वो अपने आप को जो एज है उससे कम समझ रही है, यानी एज का जो लिमिट है उससे कम है। तो अंडर और ओवर का प्रयोग एज के यानी कोई सीमा से अधिकता और कम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जब अधिकता हो तो ओवर और सीमा से कम हो तो उसके लिए अंडर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ऑफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम का आगे भी मैंने प्रयोग करता हूँ, लेकिन ऑफ और फ्रॉम का एक स्थिति होता है, एक खास स्थिति होता है, उसमें इस दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें किसका प्रयोग किया जाएगा देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग जानते हैं एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो गया। एलआईसी बहुत ज़्यादा क्यों विकसित कर गया, एलआईसी का ज़्यादा विकास क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बहुत फायदा है। फायदा इस तरह से है कि लोग, कोई भी लोग हैं तो लोग कारण के चलते 100% लोग हैं तो कारण के चलते 2% मरेंगे, अधिक 98% लोग बुढ़ापे के कारण मरते हैं, मतलब उनका मरने का एज समय आ जाता है। ही डाइड और सी डाइड बोलिएगा तो यानी उसके मरने का कोई कारण नहीं था, उसका एज हो गया था, वो मर गया। लेकिन कोई किसी कारणवश मरता है तो उस कारण को दर्शाने के लिए ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एलआईसी में है कि मान लीजिए 100 लोग एलआईसी कराएं, 100 लोग कराएं तो उसमें से 98 लोगों का ये मतलब 98 लोगों का मृत्यु अपने आप हो जाएगा, यानी कारणवश नहीं होगा। लेकिन 2% लोगों का मृत्यु हुई एक्सीडेंट से होगा। 2% लोग को ही आपको मतलब पैसा चुकता करना होता है, फिर भी आपको बहुत फायदा होता है, इसलिए एलआईसी का विकास ज़्यादा हुआ है। तो ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे जब मृत्यु के कारण है, यानी किसी का मृत्यु किसी कारणवश हुआ हो, अपने आप मृत्यु नहीं हुआ हो, तो कारण को दर्शाने के लिए ऑफ और फ्रॉम का आएगा, ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और फ्रॉम का प्रयोग कब किया जाएगा? जब किसी का मृत्यु उस कारण को दर्शाता हो दीर्घकालीन, जब किसी का मृत्यु दीर्घकालीन किसी के कारण से हुआ, जैसे कि मतलब कोई लंबे समय से बीमार है और अब उसका मृत्यु हो गया, तो उसका मृत्यु एक दीर्घकालीन कारण के चलते हुए, किसी बीमारी के चलते हुए जो लंबे समय से उस बीमारी से ग्रसित है। तो जिसका मृत्यु दीर्घकालीन कारण के चलते हो उसको दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जिसका मृत्यु क्षणिक कारण, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट या कोई क्षणिक कारण के कारण कोई मर जाता है, गिर जाता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, किसी का मृत्यु किसी क्षणिक कारण के लिए होता है, मतलब तुरंत उसका कारण तुरंत हो। अब जैसे कि यहाँ पे टीटीसी टीटीसी एक मक्खी है जिसके काटने के 2-3 मिनट के उपरांत ही, 2-3 मिनट के बाद ही आपका मृत्यु हो जाएगा। जैसे सर्प काट देता है, सांप काट देता है, तो उसका विष जो है शरीर में फैल जाता है और कुछ देर के बाद ही आप लोग मतलब ज़्यादा जहरीला सर्प है तो कुछ देर के बाद मतलब आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के वैसा कारण जो क्षणिक हो, यानी क्षणिक कारण के चलते कोई मर गया, तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। और जो लंबे समय से बीमार है और उस बीमारी के चलते मरा, तो उसको दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द चाइल्ड डाइड ब्लैंक जॉन्डिस, जॉन्डिस एक बीमारी है, उस जॉन्डिस से लंबे समय से बच्चा ग्रसित था और उसी जॉन्डिस के चलते मर गया। तो वो जो कारण हुआ ना, वो कारण लंबे समय दीर्घकालीन कारण हुआ, वो क्षणिक कारण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे माई फ्रेंड्स फादर डाइड ब्लैंक टीटीसी फीवर, मैंने मेरे मित्र के पिता जो मरे टीटीसी फीवर के कारण, वो एक क्षणिक कारण हुआ। वो टीटीसी मक्खी काटी और उसके बाद उनका फीवर हुआ और वो मर गया। तो मृत्यु के वैसे कारण जो क्षणिक हो तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग, और मृत्यु के वैसे कारण जो दीर्घकालीन हो, जो बहुत लंबे समय से उससे ग्रसित हो और उसके बाद उसका मृत्यु हो रहा हो, तो उसको दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे।
तो आज के क्लास में हम इन्हीं प्रीपोजिशन को देखने वाले थे और आगे कुछ प्रीपोजिशन बचा हुआ है तो उसको आने वाले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और उस 2 क्लास के बाद फिर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको एक मतलब पढ़ लिए अब क्वेश्चन नहीं बनाया गया तो आप धीरे धीरे भूलने लगेगा और भूलने लगेगा फिर रटना पड़ेगा। तो इसको देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए, रटिए मत। जब आप समझ जाइए